ओके बच्चों, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे अलोंग द पीरियड। क्या? अलोंग द पीरियड। बच्चों, पीरियड के अलोंग एटॉमिक रेडियस का कंपैरिजन जेड इफेक्टिव के हेल्प से किया जाता है, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव में इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों भाई? अगर आप जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे मान लो हमने लिथियम से लिया, लिथियम से मान लो हम लोग चले गए सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए, लिथियम से कहां तक, नियॉन तक, ठीक। तो आपको पता है कि लेफ्ट से राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो देख सकते हो आप, लिथियम से फ्लोरीन तक रेडियस डिक्रीज करता गया, ठीक है। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली बात है कि नियॉन का रेडियस एक्सेप्शनली बढ़ रहा है ना, बाकियों कम। देखो जेड इफेक्टिव तो इसका हाईएस्ट है नियॉन का, तो सही से क्या होना चाहिए, नियॉन का एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर हमने देखो लार्जेस्ट लिखा है, हाईएस्ट लिखा है। वजह इसका यही बच्चों कि नियॉन के लिए वंडर वॉल रेडियस डिफाइन होगा। इनर्ट गैस है ना, नॉन बॉन्डेड है ना, तो इसके लिए क्या होगा, वंडर वॉल रेडियस डिफाइन होगा। तो और वंडर वॉल रेडियस मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा बड़ा होता है मेटालिक, कोवेलेंट, या जितने में भी मेटालिक, कोवेलेंट और वंडर वॉल में वंडर वॉल सबसे बड़ा होता है। तो बाकियों के लिए हमने मान लो कोवेलेंट रेडियस कंपेयर कर लिया, और नियॉन के लिए तो कोवेलेंट कंपेयर कर ही नहीं सकते कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो ये वंडर वॉल, बाकी कोवेलेंट, इसलिए ये सबसे ज्यादा हो जाता है इन सभी में, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है, नियॉन का, ठीक है। ऐसे बच्चों थर्ड पीरियड का अगर एलिमेंट लिया जाए, सोडियम से लेकर के आर्गन तक सेम ऑर्डर आएगा। तो सोडियम से लेकर अगर जाओगे आप क्लोरीन तक, लेफ्ट से राइट क्लोरीन तक मूव करोगे, साइज डिक्रीज करती जाएगी, और एबनॉर्मली, एक्सेप्शनली आर्गन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू इट्स वंडर वॉल रेडियस, ठीक। अब नेक्स्ट आता है बच्चों एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो नाम से लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन, साइज में कुछ डिक्रीमेंट होगा, और लेंथेनॉइड से रिलेटेड कुछ बात है। तो आपको पता है कि लेंथेनॉइड सीरीज में, ठीक है, जब लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है तो 4f में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो अपन बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने पहले बताया था कि 4f या d और f के इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग पुअर होती है, और f के इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग तो बहुत ही पुअर होती है, ठीक है। तो पुअर होती है, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू कम होता जाएगा, और सिग्मा का वैल्यू कम होने का मतलब क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इसका इंपैक्ट क्या है, अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज में इसका इंपैक्ट देखें, ठीक है, वैसे तो जहां भी 4f में इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा वहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये बात पक्की है। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है उसका कॉज क्या है, ड्यू पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी f इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे पक्की बात है क्या आ जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर अपन लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में बात करते हैं अगर, तो क्या है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीजेस ऑन मूविंग Ce to Lu। मतलब लेंथेनॉइड सीरीज में अगर हम लोग सीरियम से ल्यूटेशियम तक पहुंचेंगे तो साइज रेगुलरली डिक्रीज करती जाएगी। कैसे? देखो अभी हमने एटॉमिक रेडियस ऑर्डर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस नहीं, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पढ़ते हैं। तो सीरियम में आपको पता है 4f1 होता है, और अगर आप Lu तक जाओगे तो 4f14 हो जाएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, और सिग्मा कम हो रहा है, पुअर शील्डिंग हो रही है, सिग्मा कम हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम होती जाएगी, इसलिए रेगुलरली साइज डिक्रीज होता जाता है। कई बार मन में आता है कि यार इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं तो सिग्मा तो बढ़ना चाहिए, नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन 4f में इंक्रीज हो रहे हैं ना तो शील्डिंग नहीं बढ़ती बेटा, शील्डिंग पुअर होती है। क्योंकि देखो ऐसा सोचो कि 4f में इलेक्ट्रॉन आप बढ़ते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐसी जगह जा रहा है जहां पर शील्डिंग ही पुअर है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए रेगुलरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक। अच्छा जी, यहां एक बात नोट करने वाली बात है, यहां पर एक बात दिमाग में रखने वाली है कि जो EU होता है, EU मतलब यूरोपियम, ठीक है,
इसका जो साइज होता है पूरे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट में हाईएस्ट होता है। एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूं। क्यों होता है देखो, अगर आप EU का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो तो ये क्या होगा, जीनॉन 4f7 6s2। क्या ये हाफ फील्ड है? देखो 4f7 हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो स्टेबल कन्फिगरेशन। स्टेबल कन्फिगरेशन तो जो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग है भाई, जब स्टेबल है बॉन्डिंग कम करेगा तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इंटरनल का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर एटम पास ही नहीं आएंगे, बॉन्ड बनाने की तैयारी नहीं है, तो इंटरनल का डिस्टेंस ज्यादा होगा और रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका एबनॉर्मली, ये हमें याद रखना है कि इसका एबनॉर्मली रेडियस पूरे लेंथेनॉइड सीरीज में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऐसा कोई एबनॉर्मल बिहेवियर हमें आयनिक रेडियस में नहीं देखने को मिलता है। मतलब सीरियम+3 से ल्यूटेशियम+3 तक एटॉमिक आयनिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर वो बात नहीं आएगी भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे सब में से तो स्टेबल कन्फिगरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा ही नहीं। इसलिए कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर +3 कन्फिगरेशन या आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट देखने को नहीं मिलती। मतलब फिर से बोल देता हूं कि अगर आप आयनिक रेडियाई देखोगे इसका लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स का, तो उसमें कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है और सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जाने पर रेगुलरली आयनिक साइज डिक्रीज करता जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस ऑर्डर फॉर 3D सीरीज एलिमेंट। आपको पता है कि 3D सीरीज एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, स्कैंडियम से लेकर के कहां तक, जिंक तक। ठीक है, तो अब इसके रेडियस को कैसे कंपेयर करें भाई? सिंपल सी बात है बच्चों कि ये सारे मेटल्स हैं, तो हम लोग जो रेडियस कंपेयर कर रहे हैं इनकी, वो इनफैक्ट क्या होगी, मेटालिक रेडियस। ठीक है, आइए अब अगर मान लो आप स्कैंडियम से लेकर के मान लो क्रोमियम तक आप पहुंच रहे हो, ठीक, तो D1 D2 D3 आपको पता है कि इसका कन्फिगरेशन इसी तरह से आ रहा है, D1 D2 D3। क्रोमियम का D5 होता है, 4s1 3d5 और इसका 3d5 4s2। ठीक, अब बच्चों आपको पता है कि डी ब्लॉक में जो Z इफेक्टिव है वो जनरली 0.15 से इंक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। तो जाहिर सी बात है Z इफेक्टिव बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज करती जा रही है। देखो साइज डिक्रीज करती जा रही है लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या हुआ, मैंगनीज की साइज देखो होना क्या चाहिए था कि मैं जैसा डिक्रीज करता था मैंगनीज तक भी डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन मैंगनीज की साइज क्रोमियम से ज्यादा होती है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंगनीज का जो मेटालिक रेडियस है वो क्रोमियम से ज्यादा होता है। इसका लॉजिक क्या है बेटा? तो इसका लॉजिक यही है कि मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 3d5 4s2 है। देखने से लग रहा है कि ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। स्टेबल कन्फिगरेशन है तो लेस इफेक्टिव मेटालिक बॉन्डिंग होगा, मेटालिक बॉन्ड वीक बनेगा, तो क्या होगा, एटम्स दूर रहेंगे एटम्स। तो IND बोले तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और रेडियस भी एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाता है। मतलब प्रपोज जो हो सकता है या जो थ्योरेटिकली हम लोग सोच रहे हैं उससे अलग आंसर आता है क्रोमियम और मैग्नीशियम, क्रोमियम और मैंगनीज के केस में, नॉट मैग्नीशियम, इट इज मैंगनीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको ध्यान से देखो, इनकी साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, लगभग इक्वल होती है। वजह इसका देखो, जब आप आयरन से निकल की तरफ जाते हो तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है नो डाउट, ठीक है, लेकिन बहुत कम बढ़ रहा है। साथ ही साथ एक चीज और यहां पर देखने को मिल रहा है कि D6 D7 D8 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्ट अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ध्यान रखना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफर्स मोर रिपल्शन। ठीक है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सिग्मा अनपेयर्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो क्या होगा कि जेड इफेक्टिव की वजह से साइज डिक्रीज करना चाहिए, भाई इधर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, और सिग्मा बढ़ रहा है, ठीक है, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बढ़ रहा है तो साइज इंक्रीज होना चाहिए। अरे बोलो, तो एक फैक्टर साइज को डिक्रीज कर रहा है और दूसरा फैक्टर साइज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये दोनों ही फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे और साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल रह जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कॉपर से जिंक की बात करें, देखो इंक्रीज हो रहा है साइज। ठीक है,
वजह यही है कि भाई इधर से जब जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर से जब जा रहे हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल से यही होगा बच्चों कि अब सिग्मा या जो रिपल्शन का एक्सटेंट है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जिसको सिग्मा बोल रहे हैं, वो एक्सटेंट जेड इफेक्टिव को डोमिनेट करता है, जिससे अब यहां से कॉपर से निकल से, देखो निकल यहां तक तो कांस्टेंट रहा, अब कॉपर जिंक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, सिग्मा बढ़ता गया, तो सिग्मा ने डोमिनेट कर दिया जेड इफेक्टिव को, जिससे साइज इंक्रीज कर जाएगी। बच्चों सिंपल सा लॉजिक है कि अगर सिग्मा डोमिनेट करेगा, ठीक है, तो साइज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा तो साइज कम होगा, और अगर दोनों इक्वल रहे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहे, तो साइज भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों डाउन द ग्रुप, लेफ्ट से राइट वाली बात हो गई, अलोंग द पीरियड वाली बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक, तो डाउन द ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो हम लोग निकालते हैं तो वो क्या होता है, किससे अफेक्ट होता है, नंबर ऑफ शेल से। किससे, नंबर ऑफ शेल से। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल होगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना डाउन द ग्रुप में हम लोग एटॉमिक रेडियस कंपेयर करने के लिए किसका हेल्प लेंगे, नंबर ऑफ शेल का। नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे जाओगे तो पीरियड चेंज होता है, पीरियड चेंज होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल चेंज होना। और अगर नंबर ऑफ शेल चेंज हुआ या बढ़ा नीचे जाने पर तो क्या होगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट, अगर नए नए शेल बनेंगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस, तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, नीचे जान रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो डायरेक्ट आप बोल दो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, ऐसे ही बेरिलियम से लेकर के आप बेरियम तक आओ, वहां भी नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, डाउन थ्रू जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम। ठीक है ना, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम। देखो बच्चों ध्यान से, जब हम लोग देखो टाइटेनियम क्या है, 3D सीरीज का एलिमेंट, ये 4D सीरीज का एलिमेंट, और हाफनियम क्या होता है, 5D सीरीज का एलिमेंट होता है। ठीक, अब थोड़ा टाइटेनियम से जर्कोनियम तक मूव करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखो नंबर ऑफ, पहला इंपैक्ट देखो, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, ऑब्वियसली नीचे जा रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो साइज इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही है। डी ब्लॉक में एक बात और नोट करने के लिए होती है बच्चों कि डी ब्लॉक में नीचे जाने पर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो नीचे जाने पर डी और डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जो जेड इफेक्टिव हमेशा बढ़ता है। ठीक है, ध्यान है ना, क्योंकि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बढ़ते हैं, इसलिए नीचे जाने पर डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ा तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दूसरा चीज देखें, नीचे जाने पर टाइटेनियम, जर्कोनियम में जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक फैक्टर ऐसा है जो कह रहा है कि टाइटेनियम से जर्कोनियम जाने पर साइज बढ़नी चाहिए, दूसरा फैक्टर कह रहा है नहीं, साइज कम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये जो नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है जेड इफेक्टिव को, नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर ये डोमिनेटिंग हो जाता है, इसलिए साइज टाइटेनियम से जर्कोनियम पर जाएगा तो साइज क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जर्कोनियम से हाफनियम की। जब आप जर्कोनियम से हाफनियम की बात करते हो तो नंबर ऑफ शेल वही बात बढ़ रहा है, तो साइज बढ़नी चाहिए, पहला फैक्टर ये है। दूसरा, यहां देखो, अगर आप हाफनियम की बात करोगे तो हाफनियम में 4f कंप्लीट है, 4f 14 है, और अगर 4f 14 है बच्चे तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, 4f के इलेक्ट्रॉन आते ही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अकर करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे साइज में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे साइज डिक्रीज हुआ। तो एक फैक्टर ऐसा है जो साइज को इंक्रीज करने के लिए फेवर कर रहा है, और दूसरा फैक्टर उसको डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों फैक्टर, ये दोनों फैक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, और साइज बढ़ नहीं पाती हाफनियम की, और वो किसके इक्वल आ जाती है, जर्कोनियम के ही। तो ध्यान रखना, यहां पर जर्कोनियम और हाफनियम की साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अब बच्चों इससे हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कंक्लूजन क्या होगा कि भाई 3D से 4D जाने पर, 3D से 4D जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ रहा है।
लेकिन 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, उनकी साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। ठीक है, अब आपने देख भी लिया यहां पे, उससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, तो साइज ऑर्डर ये हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये साइज ऑर्डर किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा? थर्ड बी के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये ऑर्डर लगभग वर्क करता है, लेकिन थर्ड बी के लिए ये ऑर्डर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, अभी बताते हैं। ओके बच्चों, जो थर्ड बी का एग्जांपल हमें देखना था वो क्या है? देखो, इसमें आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। 3D 4D 5D में 3D से बड़ा 4D और 4D से बड़ा 5D है। ठीक है, साइज के मामले में। और केस में आपने देखा था कि 3D वाज लेस देन 4D। ठीक है, और 4D और 5D की साइज क्या थी? अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, आप देख सकते हो। ठीक है, वजह देखो, जैसे माने हमने स्कैंडियम लिया, यूट्रियम लिया और लैंथेनम लिया। ठीक, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, अब लैंथेनम में क्यों यूट्रियम और लैंथेनम की साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं हुई? ये तो दिमाग में डाउट आ रहा है। वजह ये है बेटा कि लैंथेनम के 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें कोई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा है, इसलिए इसकी साइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, और इसलिए इसकी साइज यूट्रियम से बड़ी रह जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग वजह से साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हमें एक जगह देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम और गैलियम में। ऐसा नहीं कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एक ही जगह होता है, जहां डी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहां ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, लेकिन एक जगह डोमिनेट हमें दिखाई देता है उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट, वो है एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में। क्या होता है देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, गैलियम का 31। ठीक, अब चलो पहला केस डिस्कस करते हैं कि एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ शेल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो साइज बढ़ेगा। उसके बाद क्या है बेटा, अगर हम लोग देखो ध्यान से, जब हम लोग एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहे हैं तो गैलियम का जो डी कंप्लीट है 3D 10। ठीक, और डी में इलेक्ट्रॉन भर गया तो क्या वो पुअर शील्डिंग ऑफर करेगा? पुअर शील्डिंग ऑफर करेगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा कम हो जाएगा और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है। तो एक फैक्टर ऐसा है जो गैलियम की साइज को बढ़ा रहा है, दूसरा फैक्टर ऐसा है जो उसके साइज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? काउंटर बैलेंस कर देंगे, और उसका रिजल्ट ये आएगा कि गैलियम की साइज इंक्रीज नहीं कर पाएगी, वो एल्यूमिनियम के बराबर ही, लगभग बराबर ही रह जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, देखो, तो एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। और अगर थोड़ा और प्रिसाइज वे में हम लोग बोले कि भाई अगर थोड़ा सा ज्यादा या कम बताना है तो एल्यूमिनियम की साइज स्लाइटली ग्रेटर होती है गैलियम से, गैलियम छोटा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, साइज ऑर्डर फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, देखो इससे पहले भी अपन डिस्कस किए हैं कि जेड इफेक्टिव, ठीक है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव किसके लिए होता था? आयंस ऑफ द सेम एटम के लिए और आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जेड आयंस ऑफ द सेम एटम या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की कोई भी प्रॉपर्टी जेड इफेक्टिव से ही डिसाइड होती है। आइए देखते हैं कैसे। तो आयनिक रेडियस, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ टाइम आयनिक रेडियस ही तो होगा किसका? भाई आयंस ऑफ द सेम एटम या आइसोइलेक्ट्रॉनिक में आयन के फॉर्म में ही रहेंगे तो आयनिक रेडियस ही मोस्टली डिफाइन होगा उनका। तो आयनिक रेडियस क्या होगा बेटा उनका? जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली रेडियस जेड इफेक्टिव का इनवर्स रिलेशन ही होता है। अगर आप जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे तो साइज कॉन्ट्रैक्ट ही होनी है, तो ठीक है। लेकिन आप समझो कि जेड इफेक्टिव क्या होता था? पॉजिटिव बाई नेगेटिव होता था, लेकिन यहाँ 1 अपॉन जेड इफेक्टिव है तो 1 नेगेटिव बाई पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अगर हम लोग आयनिक रेडियस का सोचे, ठीक है, या साइज के बारे में सोचे, किसके बारे में? साइज के बारे में। किस केस के लिए? आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आयंस ऑफ द सेम एटम के लिए। तो जो साइज है वो नेगेटिव बाई पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा आप नेगेटिव बढ़ाओगे साइज बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव बढ़ाने से साइज कम होती जाएगी। समझ में आया? तो आंसर डायरेक्टली चार्ज से भी आप दे सकते हो कि जहां पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो या आयंस ऑफ द सेम एटम हो तो चार्ज देख लो बस। जहां नेगेटिव ज्यादा है साइज बढ़ा दो, पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है तो साइज कम कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
अब बच्चों चलिए एग्जांपल लेके सोचते हैं O-2 F- Na+Nj+2 Al+3 दिस ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये सारे सारे आयन जो हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कंटेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो देखो कैसे प्रोसीड करते हैं। अगर आप O-2 से Al+3 तरफ मूव करें तो आपको देख रहा होगा कि रेगुलरली हमारे पास हम ऐसी डायरेक्शन में जहां जा रहे हैं जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज कम होती है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है साइज बढ़ती है। तो नेगेटिव वाले साइज ज्यादा, पॉजिटिव वाले साइज कम। तो इधर से इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ रहा है तो साइज कम होती जाएगी। ठीक है, तो साइज कम होती जाएगी मतलब जितने भी आए हैं उसमें O-2 बड़ा है क्योंकि इधर जाने पर डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही I- है, I है, I+ है। सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर नेगेटिव है तो साइज ज्यादा, ठीक है, न्यूट्रल इंटरमीडिएट हो जाएगा और पॉजिटिव वाले की साइज सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, NaH है, H2 है और HCl है। इसमें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करना है हमें। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग जज करें, कैसे इसको कंपेयर करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो NaH में H पर -1 है, H2 में H पर 0 है और HCl में H पर +1 है। तो आप देख सकते हो कि जब हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए। तो हाईएस्ट साइज माइनस वाले का और जो लोवेस्ट साइज है, स्मॉलेस्ट साइज है वो H+ मतलब HCl में। ठीक है, तो इंटरमीडिएट साइज किसमें आएगा, H2 में। तो बहुत सिंपल सा तरीका कि इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसे अगर एक लाइन में बोल रहा हूं, इधर से इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है तो साइज कम होती जाएगी। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कंपेयर साइज ऑफ बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन के जो चारों एलिमेंट हैं उनको सोचो तो ना ये ठीक से एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ना ठीक से ये एक पीरियड से बिलोंग करते हैं। इनका ग्रुप भी अलग है, पीरियड भी अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसको बहुत ही प्रॉपरली हम लोग उसको लिखेंगे। तो देखो हमने बेरिलियम और मैग्नीशियम को एक ग्रुप वाले के साथ लिख दिया और बोरॉन एल्यूमिनियम को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखो बेरिलियम और बोरॉन क्या होगा, सेकंड पीरियड के हो गए, और थर्ड पीरियड का कौन हो गया, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हो गया। और आपको अच्छे से पता है, देखो जब भी आप साइज कंपेयर कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन का जिसमें पीरियड ग्रुप दोनों ही चेंज हो रहे हो, तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि आपको सेल नंबर को डोमिनेंट मान के चलना है। ठीक है, मतलब जिसका सेल नंबर ज्यादा रहेगा उसकी साइज, जिसका सेल नंबर ज्यादा उसकी साइज ज्यादा। ठीक है ना, सिंपल। तो इसका मतलब थर्ड पीरियड वाला का साइज सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा हो जाएगा। अब फिर बात, अब उसके बाद कैसे अप्रोच करेंगे, अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। सेकंड पीरियड वालों का पहले सेकंड पीरियड वालों को क्या कर लो, आपस में कंपेयर कर लो, फिर थर्ड पीरियड वालों को आपस में कंपेयर कर लो। ठीक है, और फिर थर्ड पीरियड वालों को सेकंड पीरियड वालों से बड़ा कर देना। तो देखो यही काम किया हमने, पहले मैग्नीशियम को ले लिया, एल्यूमिनियम को ले लिया। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन बड़ा, पहले बता चुका हूं, मैग्नीशियम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट जाने में साइज कम होती है ना बेटा, तो मैग्नीशियम की साइज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम बड़ा, बेरिलियम बोरॉन में कौन सा बड़ा, बेरिलियम बड़ा। ठीक है, अब क्या करना है, थर्ड पीरियड वालों को सेकंड पीरियड वालों से क्या कर देना है, बड़ा कर देना है। तो बहुत सिंपल सा आंसर आ गया, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड वाले, ये थर्ड पीरियड वाले हो गए। ठीक है, और ये सेकंड पीरियड वाले हो गए। तो हमने अलग अलग दोनों को कंपेयर किया और फिर थर्ड पीरियड वालों को सेकंड पीरियड वालों से बड़ा कर दिया। यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको।